आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। उसका चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 10। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। क्योंकि हम जानदार हैं, हम जानते हैं कि हर जिंदा चीज़ को सांस लेने की और खुराक की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं टर्म गैसों का तबादला। लास्ट लेक्चर में हमने तनफ्फुस का अमल यानी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था। उसमें हमने इंस्पिरेशन या इनहेलेशन और एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, उसको हम पढ़ रहे थे एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। ये हमने जहाँ तक फेफड़े सिकुड़ते हैं और इनके अंदर से हवा बाहर आ जाती है तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त सांस लेने यानी तनफ्फुस की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट होती है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जब इंसान कोई काम नहीं कर रहा होता, थका हुआ नहीं होता या किसी मुशक्क़त में मुब्तला नहीं होता, तो इंसान के आराम सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट होती है। ठीक है, यानी एक इंसान नॉर्मल हालात में 16 से 20 मरतबा सांस लेता है। ठीक है, हवा को अंदर लेके जाता है और फिर हवा को बाहर निकालता है। ठीक है, तनफ्फुस की रफ्तार को दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे दिमाग में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज के लिए हसास होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर है वो खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके इर्तिकाज के लिए हसास होता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, जब हम मुशक्क़त या कोई और मुश्किल काम करते हैं, ठीक है, जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो हमारे मसल्स, ठीक है, के सेल्स ज़्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, और तेज़ रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं, और तेज़ मकदार से हमारी बॉडी को एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फ्राहम करना शुरू कर दें, एनर्जी करेंसी फ्राहम करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो खून में खारिज कर दी जाती है, और जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको खून में खारिज कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये नॉर्मल से ज़्यादा इर्तिकाज़ दिमाग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को तहरीक देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये इर्तिकाज़ होता है दिमाग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या देता है, तहरीक देता है, हरकत देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स के मसल्स, रिब्स हमने क्या पढ़ा था, पसलियों को कहते हैं। हमारे बॉडी में पसलियाँ कितनी होती हैं, टोटल पसलियाँ हमारी बॉडी में होती हैं, हमारी बॉडी में 24 होती हैं, जो 12 पेयर यानी 12 जोड़ों की सूरत में होती हैं। ठीक है, और डायाफ्राम को तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ा देने की हदायत देता है। ठीक है, यानी कि तेज़ी से सांस लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम डायाफ्राम को और रिब्स के मसल्स को कहता है, ताकि रिब्स के मसल बाहर को हों, डायाफ्राम हमारा फैल जाए और सांस तेज़ी से लें, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से बाहर निकल जाए, ताकि खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाए। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज़ होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो अगर थोड़ी सी भी मिकदार में ज़्यादा हो जाए वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, नुकसानदा होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के रेस्पिरेटरी सिस्टम डायाफ्राम और रिब्स के मसल्स को पैगाम भेज देता है, उनको हदायत करता है कि वो जल्दी से सांस लें ज़्यादा से, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर जा सके और रेस्पिरेटरी सिस्टम को उससे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। मुशक्क़त और सख्त जिस्मानी काम के दौरान जब हम कोई मुशक्क़त, जैसे देखें
मजदूर जब मजदूरी कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई बंदा है वो बोरा उठा रहा होता है, मजदूरी के दौरान वो ईंटें जो होती हैं उनको तोड़ते हैं। अच्छा, और भी मुश्किल काम होते हैं, सख्त तरीन इससे भी ज़्यादा, ठीक है। जब हम कोई इस तरह का मुशक्क़त तलब काम, खाना वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, भाग रहे होते हैं, ठीक है, तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ जाती है। नॉर्मल कितनी होती है, ठीक है, 20 से 30, 16 से 20 होती है, ठीक है, और तेज़ 30 से 40। क्यों तेज़ हमारी रफ्तार क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसका बढ़ जाना हसास होता है, उसके लिए वो हसास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जब हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो हमारे तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मिनट तक बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि 16 से 20 मतलब उसका डबल हो जाती है, जितनी होती है उसका डबल हो जाती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जा सके और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। आगे जब हम सांस लेते हैं, यानी इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं, तब हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली और जो हमारी जिस्म हम जो हवा जिस्म में लेके जाते हैं और जो बाहर निकालते हैं, ठीक है, उनका मुआवजा करें कि हम जब हवा को माहौल से अपने जिस्म में लेके जाते हैं तो कौन सी गैस कितनी मिकदार में अंदर जाती है और कौन सी गैस कितनी मिकदार में बाहर निकलती है। सबसे पहले ऑक्सीजन की मिकदार ने कहा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म में जो हवा दाखिल होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और जब हम खारिज करते हैं, जो हवा हम जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि नुकसानदा गैसों को हम बाहर निकाल सकें, उसमें ऑक्सीजन भी 16% खारिज हो जाती है, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सांस लेते हैं, इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, माहौल से हवा लेते हैं ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें। बेसिकली हमारा काम होता है हम माहौल से जो हवा लेते हैं वो लेते ही इसलिए ताकि ऑक्सीजन आए अंदर, ठीक है, लेकिन वो मिक्सचर होता है गैसेस का, तो वो सारी ही जाती है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि गैसेस आपस में खुली हैं और वो मतलब आपस में मिक्सअप ना हो, वो मिक्सअप होती हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे जिस्म में और भी गैसेस चली जाती हैं, और भी हवाएं चली जाती हैं, जिनमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको खारिज करने के लिए हम सांस को, हवा को बाहर निकालते हैं, वो भी चली जाती है। और इसी तरह जब हम गैसेस बाहर निकालते हैं, हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं, तो उसमें 4% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, 79% नाइट्रोजन जिस्म में जाती है, और जब हवा को बाहर निकालते हैं तो उसमें भी 79% जो अंदर जाती है वो बाहर ही निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। पानी के बुखारात काबिले तगय्युर और सैरशुदा बाहर निकलते हैं। गर्द के ज़र्रात की मकदार काबिले तगय्युर होती है और तकरीबन कोई भी गर्द का ज़र्रात नहीं निकलता। काबिले तगय्युर यानी कि तगय्युर चेंज को कहते हैं, ठीक है, चेंजेबल होती है, ठीक है। टेम्परेचर भी काबिले तगय्युर होता है, तकरीबन जिस्मानी टेम्परेचर के बराबर जो होती है वो गैस हम निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से जो अंदर लेके जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन की मिकदार होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन जो होती है वो 79% होती है। पानी के बुखारात काबिले तगय्युर होते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं, कभी कितनी मिकदार कभी कितनी मिकदार। और फिर जो गर्द के ज़र्रात हैं वो भी काबिले तगय्युर होते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं, और टेम्परेचर भी काबिले तगय्युर होता है, उसको बदला जा सकता है, हमारे बॉडी में जाके वो चेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और जब खारिज करते हैं तो सैरशुदा, ठीक है, पानी के बुखारात होते हैं, और तकरीबन कोई भी गर्द का ज़र्रात वापस
नहीं आता। और तकरीबन जो हवा होती है उसका टेम्परेचर हमारे जिस्म के टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। ठीक है, हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बॉक्स है, हम इसको पढ़ लेते हैं। तनफ्फुस की हरकत काफ़ी हद तक गैर इरादी होती हैं। ठीक है, जो हमारे जिस्म में तनफ्फुस हो रहा होता है, ठीक है, गैर इरादी तौर पे हो रहा होता है। यानी कि हम सांस को, जो हवा को जिस्म में ले के जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, वो हम खुद सोच के नहीं करते। हम नहीं सोच रहे होते कि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, हम खुद ब खुद ही हमारे जिस्म में सांस लेने का अमल हो रहा होता है। ठीक है, ताहम हम तनफ्फुस की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम तनफ्फुस की रफ्तार को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि तेज़ हवा ना ले, हम तेज़ लेना चाहें तेज़ ले लें, लेकिन वो हम अपने गैर इरादी, मतलब उसमें हमारा कोई किरदार नहीं होता, वो हम खुद ब खुद हो रहा होता है। सांस लेने का अमल खुद ब खुद हो रहा होता है हमारे जिस्म में, हम सोच कर नहीं लेते। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा करना मुमकिन नहीं। यानी कि जब हम सांस ले रहे होते हैं वो हम बिना किसी सोच के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के ले रहे होते हैं। हम उसमें सोचे समझे बगैर, हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है गैसों की, उसने खुराक बनानी होती है, हमने ज़िंदा रहना होता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो होता है। ठीक है, उसकी रफ्तार को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ी देर तक। अब हम सांस तेज़ लेना चाहें हम ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर तक नहीं ले सकते। हम थोड़ी ही देर तक तेज़ सांस ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का अमल भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, ये एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकते हैं और हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन बॉक्स होते हैं ये ज़रूर याद किया करें। खून का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है? उन्होंने पूछा है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के सेल्स तक जो खून का हिस्सा है, खून लेके जाता है ना ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारी बॉडी में एक वाहिद चीज़ जो पूरी बॉडी में मौजूद होती है वो क्या होता है, वो ब्लड होता है, वेंस के ज़रिए जाता है। तो खून का उन्होंने आगे ब्लड में से वो पार्ट पूछा है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म तक लेके जाता है। जवाब में उन्होंने लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हेमोग्लोबिन। ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो हेमोग्लोबिन होती है वो जो फेफड़ों से ऑक्सीजन है उसको जिस्म के हिस्सों तक लेके जाती है ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। आगे हमारे पास टॉपिक है 10.3 रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल है, उसमें बीमारियां भी होती हैं, वो अक्सर ख़राब भी हो जाता है, अच्छे से वर्क नहीं करता, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से अमराज लोगों को मुतासर करते हैं। वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से अमराज हैं, ज़्यादा हैं, एक बीमारी नहीं है जिससे हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, लोगों को बहुत मुतासर करते हैं। पाकिस्तान में इन अमराज की शरह ख़ास तौर पर ज़्यादा है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी कि सांस लेने के अमल से हमारी बीमारियां हैं, कनेक्शन है उनकी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसकी वजह न सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़िज़ा में भी हवाई आलूदकारों की ज़्यादा मिकदारें हैं। हवाई आलूदकारों पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स यानी कि आलूदगी, ठीक है, हवा का गंदा होना। अब वो ये कह रहा है कि हमारे अब ना पाकिस्तान में सिर्फ शहरी फ़िज़ा ही गंदी नहीं होती, हमारी जो है वो देहाती फ़िज़ा भी गंदी हो गई है। क्योंकि अब देखें देहातों में भी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, अब
अगर हम फसलें काश्त करने को ही देख लें तो बहुत सारी मशीनरी यूज़ होती है फसलें काश्त करते हुए, खेतों को लेवल करने के लिए। जैसे अब ट्रैक्टर यूज़ होते हैं, पहले ज़माने में जानवर बैल वगैरह यूज़ होते थे इस काम के लिए। अब हर जगह के लिए, इवन बीज बोने, काटने, फसलें काटने, हर चीज़ के लिए इंसान खुद काम नहीं कर रहा। वो क्या कर रहे हैं, वो मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, जिससे हवा गाँव की भी गंदी होती जा रही है। ठीक है, शहरों की तो होती ही है क्योंकि वहाँ पे कारखाने, सनतें, फैक्ट्रियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसने चंद अहम रेस्पिरेटरी अमराज को बयान की है। ठीक है, सबसे पहले उसने जो रेस्पिरेटरी मर्ज बीमारी, ठीक है, जो हमारे पास उसने बयान की है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस नाम से ही है कि ये ब्रोंकाई में होगी। ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को क्या कहते हैं, स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, वो स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, ब्रोंकाई जो स्वेल होती हैं, सोजिश होती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। सोजिश को इन्फ्लेमेशन यानी कि ये एक इन्फेक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाई में होने वाली जो बीमारी है, नाम से ही है ब्रोंकाइटिस, यानी कि ज़रूर ये ब्रोंकाई में होगी। इस सोजिश में ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस निकलती हैं। ठीक है, इस सोजिश कैसे होती है कि ट्यूब्स जो ब्रोंकाई हैं हमारे जिस्म में, दो छोटी छोटी ट्यूब्स, ठीक है, उनके अंदर म्यूकस यानी कि चिपकवा मादा, जो गंदा मादा होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस निकलती हैं। सिक्रेशंस यानी कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, सीक्रेट निकलती हैं, बाहर को निकलती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में वो म्यूकस निकलता है, जिनसे ट्यूब्स की दीवारों में सोजन हो जाती है। ठीक है, सिक्रेशंस होता है खारिज होना, निकालना बाहर को। ठीक है, ट्यूब्स में क्या हो जाता है, ब्रोंकाइज हमारे पास दो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, सांस जिनसे हवा गुजरती है। ठीक है, तो इन ट्यूब्स की दीवारों में क्या हो जाती है, सोजन हो जाती है। ठीक है, वो खुली से तंग हो जाती हैं और ट्यूब्स अंदर से तंग हो जाती हैं। ठीक है, तंग हो जाती हैं, सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। इसकी वजह वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो वायरस अंदर चला जाता है, कोई अंदर वायरस हो जाता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज चले जाते हैं, जो सोजिश पैदा करने वाले हमसे केमिकल्स जो हैं वो इसमें चले जाते हैं, मसलन तंबाकू का धुआं। ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया है, जो तंबाकू, जो सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, इन सब चीज़ों में जो पत्ते से होते हैं वो डाल के पिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तंबाकू। ठीक है, ये सिगरेट वगैरह, धुएं से उनमें स्वेलिंग, वो जो गंदी हवा होती है, जब वो गंदी हवा आ जाती है उसमें बैक्टीरिया, सोजिश करने वाले या वायरसेस चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी ब्रोंकाइज में स्वेलिंग हो जाती है और वो हद से ज़्यादा म्यूकस को बाहर खारिज करना शुरू कर देती हैं, सिक्रेशंस बाहर खारिज करती हैं। ब्रोंकाइटिस की दो बड़ी इकसाम है। ठीक है, जो ब्रोंकाई में सोजिश होती है, ये भी दो तरह की होती है। ये जो एक बीमारी है, इसकी दो टाइप्स हैं, यानी एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक और एक्यूट दो होती हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई स्वेल करती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आम तौर पर तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है। तकरीबन हमारी ब्रोंकाइज में म्यूकस की ज़्यादा सिक्रेशन होती रहती है और वो कितने अरसे तक होती है, 2 हफ्ते तक, और ब्रोंकाई तंग हो जाती हैं। ठीक है, और मरीज़ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को मुस्तकिल नुकसान पहुँचे बगैर ही सेहतयाब हो जाता है, यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते तक रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहती। सिर्फ इतने अरसे तक हमारी ब्रोंकाइज स्वेल होंगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उनमें म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा होगी और वो तंग हो जाएंगी हम सांस लेने में, लेकिन जल्दी मरीज़ क्या हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, आगे है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक में क्या होता है कि ब्रोंकाई में क्रॉनिक यानी लंबे अरसे तक, क्रॉनिक का मतलब है लंबे अरसे तक। ठीक है,
सोजिश हो जाती है, यानी कि 2 हफ्तों में ठीक नहीं होता। इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कब ठीक हो, वो बहुत ज़्यादा देर के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती है। ये ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 माह से 2 साल तक रहता है। देखें, उसकी कम से कम जो एक्यूट है वो 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाता है, कम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2 हफ्ते से पहले भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये तो रहता ही कम अज़ कम उसका 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रहता है, ठीक है। 2 साल तक सांस लेने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब ये देखें, जो हमारी ब्रोंकाई होती है आमतौर पर इसमें होती है कि म्यूकस थोड़ा थोड़ा सीक्रेट होता है। देखें, बिल्कुल स्वेलिंग नहीं है, रेडनेस नहीं है और इसकी ट्यूब खुली है। अगर इसमें देखें तो ये बिल्कुल बंद है। अब इसमें से हवा गुजरने में, हमें सांस लेने में तो मसला होगा ही। हमें कितनी तकलीफ पहुंचेगी जब ये होगा, ठीक है। अब हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा कि ब्रोंकाई में सोजिश को क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक। जो एक्यूट है ये ज़्यादा नुकसानदा नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक है ये 3 माह से 2 साल रहता है, इसमें मरीज़ को ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, ब्रोंकाइटिस की अलामात में वो कह रहा है खांसी होती है, सांस में हल्की हरहराहट होती है। मतलब सांस लेने में, जब हम सांस लेते हैं तो खर की आवाज़ नहीं एक आ रही होती, एक आवाज़ सी पैदा होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिकदार में खांसी होती है, क्योंकि हवा अंदर नहीं जा रही होती, तो वो जो भी बुखारात वगैरह आते हैं वो क्या होता है, हवा खांसी होती है और बाहर निकलता है। खांसी क्यों होती है, कि कोई चीज़ जा ना रही हो अंदर तो हम उसको निकाल लें। बुखार हो जाता है, ठीक है, सर्दी हो जाती है, और सांस की तंगी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, सांस नहीं ली जाती, आसान नहीं होता, ठीक है, खास तौर पर भारी काम करते वक्त, ठीक है। सांस की तंगी वैसे तो होती है, लेकिन जब हम भारी काम करते हैं तो हद से ज़्यादा तंगी हो जाती है, हमसे सांस लिया ही नहीं जाता, ठीक है। ये सब शामिल है। अब यहाँ पे छोटा सा इंफॉर्मेशन बॉक्स है कि ज़्यादातर लोग जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तशख़ीस होती है, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो जिन लोगों में ज़्यादातर होता है वो 45 ईयर्स या इससे ज़्यादा उम्र के होते हैं, ठीक है। जो ब्रोंकाई में स्वेलिंग होती है, जो 3 माह से कम से कम 3 माह से ज़्यादातर 2 साल तक रहती है, क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 45 साल से ज़्यादा उम्र या इतनी उम्र के लोगों को होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो बीमारी जो है ये पाई गई है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उससे कम उम्र के लोगों में नहीं होती, उससे कम उम्र के लोगों में भी होती है, लेकिन इन लोगों में ज़्यादा तशख़ीस की गई है। ये पहला हमारा था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मर्ज था ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होता है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स 2, ब्रोंकाई 1, कि उनमें सोजिश होती है। इसकी 2 इकसाम है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक। एक्यूट जो है वो इतनी नुकसानदा नहीं है जितना कि क्रॉनिक। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा में एल्वोलाई की दीवारें टूट जाती हैं, ठीक है। ये देखें, एल्वोलाई में ज़्यादा दीवारें होती हैं और उनमें से हवा गुजरती है। जो एम्फीसीमा है उसमें उसकी दीवारें टूट जाती हैं, इससे एल्वोलाई के सैक्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सैक्स यानी कि उसके जो बोरे होते हैं, उसके जो खाने होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है, वो बड़े होते जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम एल्वोलाई की दीवारें टूटेंगी, ठीक है, वो छोटे छोटे खाने होते हैं जिनमें से हवा गुजर के जाती है, वो तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का सतही रकबा होता है, जो गैसेस एक्सचेंज करवा रहा होता है, वो तो कम हो जाता है। खाने बड़े होते हैं ना, ठीक है, वो हवा ज़्यादा जगहों से गुजर के जाती है, वो जल्दी जाती है, ठीक है, तो रकबा क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एम्फीसीमा से मुतासरा, ठीक है, एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है। जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है, ठीक है, जब फेफड़ों में एल्वोलाई होते हैं, जब वो टूटता है तो एक्सपीरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहली वाली शक्ल में वापस नहीं आते। सांस लेने के दौरान फेफड़ों में क्या होता है, इंस्पिरेशन
ठीक है, और एक्सहेलेशन होता है। फेफड़ों में सांस इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन में, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि फेफड़ों में हवा जाती है तो वो जो है हमारे फैल जाते हैं, ठीक है, उनमें हवा आसानी से चली जाती है। वो ज़्यादा हवा, फेफड़े हमारे लचकदार टिश्यूज़ होते हैं ना, तो वो मतलब लचक से बड़े हो जाते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। जब गैस अंदर जाती है तो वो उसको ज़्यादा जगह प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो फैल जाते हैं। लेकिन जब दोबारा एक्सपिरेशन के बाद जब एक्सहेलेशन का अमल हो रहा होता है, जब हवा को जिस्म से बाहर निकालना होता है ताकि नुकसानदा गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें, तो वो अपनी वापस पहले वाली शक्ल में नहीं आते, ठीक है, वो फूल जाते हैं, ठीक है, एम्फीसीमा की वजह से। इस तरह हवा बाहर नहीं धकेली जा सकती, ठीक है। हवा बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस्म में रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, उसका जिस्म से बाहर निकल जाना ज़रूरी होता है और फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है, ठीक है, वो वहीं की वहीं फंसी रहती है। एम्फीसीमा की अलामात सांस की तंगी, सबसे पहले इसमें सांस की तंगी होगी, थकावट होगी, सांस नहीं ली जाएगी तो हम थक जाएंगे। अगर हम इजीली रिलैक्स होके सांस लेते हैं तो हम थकते नहीं हैं। बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसको हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, इसका भी यही मतलब होता है। जब जाहिर सी बात है हमें हवा नहीं ली जाएगी, एल्वोलाई की दीवारें टूट जाएंगी, जगह कम होगी तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे बार बार और वज़न में भी कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। जब एम्फीसीमा की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि एम्फीसीमा की अलामात कब ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, उस वक्त तक अमूमन मरीज़ अपने फेफड़ों का 50% या फिर 70% तक टिश्यू खो चुका होता है, ठीक है। एम्फीसीमा में एल्वोलाई की दीवारें टूटती हैं। एल्वोलाई हमारे फेफड़ों के अंदर जो लचकदार जो टिश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो फैलते और सुकेड़ते हैं, फैल कर हवा को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन का अमल होता है तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं, माहौल से गैसों का तबादला करते हैं। वो क्या करते हैं, माहौल से गैसेस अंदर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जिस्म में लेके जाएं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लेके जाते हैं। तब वो हवा जो है हमारे फेफड़ों में जाती है। एल्वोलाई के टिश्यूज़ लचकदार होते हैं, वो फैल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि गैस जा रही होती है, उसके लिए उसको जगह भी प्रोवाइड करना होती है, ठीक है। हमारे फेफड़े लचकदार होते हैं तो वो फैल कर हवा को जगह फराहम करते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट से हमने गैसेस ली हैं उनमें से हम ऑक्सीजन निकाल सकें, ऑक्सीजन गैस ले सकें, उसको अपनी बॉडी में जो एडवांटेजेबल यानी कि फ़ायदामंद जो गैस है, ऑक्सीजन है, लेके उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, ठीक है। जब एल्वोलाई टूटता है तो डेफिनेटली हमारे फेफड़ों के टिश्यूज़ टूटते हैं। हमारे फेफड़े जिन टिश्यूज़ से बने होते हैं, ठीक है, वो टूटते हैं, ठीक है, वो टूट जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े ख़त्म हो रहे थे क्योंकि हमारे फेफड़े खुद ही टूट रहे होते हैं। तो जब एल्वोलाई का एम्फीसीमा जो है, इसमें एल्वोलाई टूटता है तो इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सांस में तंगी होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो तब तक हमारा 50 से 70% तक फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, फेफड़ों के टिश्यूज़ ज़ाया हो जाते हैं, वो टूट चुके होते हैं 50% या 70% तक, ठीक है। खून में ऑक्सीजन की सतह इतनी गिर सकती है कि इससे बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। अब देखें, जब एम्फीसीमा होगा, एल्वोलाई टूटेगा, ठीक है, उसको हवा को अंदर आने और जाने के लिए कम जगह मिलेगी, ऑक्सीजन हम नहीं ले सकेंगे, 50 से 70% तक टिश्यू खो जाएगा, तो खून में ऑक्सीजन की भी कमी होगी। डेफिनेटली खून में ऑक्सीजन की क्यों कमी होगी, क्योंकि फेफड़ों से ही तो हवा ने अंदर जाना होता है, हवा को अंदर जगह नहीं मिलेगी तो खून में ऑक्सीजन की सतह हद से ज़्यादा गिर जाएगी।
काफ़ी हद तक हमारे खून में ऑक्सीजन की मिकदार नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। खून में ऑक्सीजन की कमी होगी तो इससे और भी बड़ी बड़ी पेचीदगियाँ, बहुत सी मुश्किलात पैदा होगी, पेचीदगियाँ, मुश्किलात, हर्डल्स, ठीक है, जिससे और भी बीमारियाँ आ जाएंगी, खून की बीमारियाँ आ जी। देखें, खून एक ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जो पूरे जिस्म में वेंस के ज़रिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जाल के ज़रिए जाता है, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी में चाहिए होता है, क्योंकि खून ही ऑक्सीजन को हमारे दिल तक लेके जाता है, हमारे दिमाग को प्रोवाइड करता है, हमारे जिगर, हमारे गुर्दों तक, हर चीज़ तक, ठीक है। खून में ऑक्सीजन की तादाद गिरेगी तो इससे डेफिनेटली हमारा दिल मुतासिर होगा, हमारा दिमाग मुतासिर होगा, हमारे बाकी के बॉडी के पार्ट्स, जिगर, फेफड़े सब मुतासिर होंगे, ठीक है। तो ये एक एम्फीसीमा एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे।